तो सबसे पहले वेरी 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 गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोग कैसे हो? बिल्कुल मस्त होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। राधे राधे मेरी तरफ से आप सभी को। और आज के अपने इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से इसको पूरा करते हैं। देखो, कल वाली क्लास में हम भारतीय मर्दा का जो टॉपिक था उसको पढ़ रहे थे। और कल मैंने लाइव क्लास लिया था और उसमें क्या हुआ था कि कोई टेक्निकली इशू आ गया था, जिसकी वजह से जो हमने 1 घंटा 15 मिनट की क्लास ली थी उसमें से केवल 15 मिनट की क्लास बची थी। और 1 घंटे की जो क्लास थी वो ऑन डिस्प्ले तो शो हो रही है, लेकिन अंदर जब हम क्लास को ऑन करते हैं तो वहां पर केवल वो 15 मिनट की चलती है। मतलब केवल स्टार्टिंग के जो 15 मिनट थे वो तो काम आए, लेकिन उसके बाद के जो 1 आवर्स था वो हमारा किसी काम का नहीं रहा। ठीक है। मतलब जो 1 घंटे की क्लास थी, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास थी, उसमें जो स्टार्टिंग के 15 मिनट थी वो तो बिल्कुल दिख रहा है सारा सब कुछ, लेकिन उसके बाद का जो 1 घंटा है वो उस क्लास में नहीं दिख रहा है। ठीक है। जबकि जो मेन डिस्प्ले है, जो हम जैसे यूट्यूब को या अपनी क्लास को ओपन करते हैं तो वहां पर पूरा टाइम लिखा रहता है 1 घंटा 15 मिनट, लेकिन चलती कितने टाइम है? वो केवल 15 मिनट चलती है। अब मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा कि वो 1 घंटा गया कहाँ। ठीक है। हम उस टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा कि वो 1 घंटा कहाँ गया, बल्कि हम इस टॉपिक पर फोकस करेंगे कि उसको हम दोबारा से रिकवर कर लें, उसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और हमने आज यहाँ पर एक नई शुरुआत भी की है, वो जो नई शुरुआत है उसके बारे में भी मैं आपको बीच में बता दूंगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है। वो जो शुरुआत है, आपका जो सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत गजब तरीके से मदद करने वाली है। ठीक है। चलो तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और जो पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। और अब हम पढ़ेंगे मृदा की जो परिच्छेदिका हैं उनके बारे में, मतलब सोइल बेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सोइल का बेड क्या होता है। देखो, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जिस तरीके से हमारा जो बेड होता है सोने का, वो जो सोने वाला बेड है वो क्या होता है प्यारे साथियों? जो लकड़ी है उसकी छोटी छोटी बारीक बारीक लेयरों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। जो हमारा बेड होता है जिसके ऊपर हम लेटते हैं, वो क्या होता है? लकड़ी की कुछ बारीक बारीक लेयरों से मिलकर बना होता है इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर सपोज डेट आप सो रहे हो ये, और ये आप इस तरीके से हाथ लेटे हुए आपके, और आप ये बेड के ऊपर लेट रहे हो और ये छोटी छोटी लेयरों से, बारीक बारीक लेयरों से मिलकर बना हुआ है क्या? आपका बेड। ठीक है। तो आपका जो ये बेड है ये लकड़ी के बारीक बारीक लेयरों से मिलकर बना हुआ है। उसी तरीके से जो सोइल बेड है, क्या है? जो सोइल बेड है ना, ये भी मिट्टी की अलग अलग परतों से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, चौथी लेयर हो गई, पांचवी लेयर हो गई। इस तरीके से अलग अलग लेयरों से मिलकर बना हुआ है क्या? सोइल बेड। ठीक है। यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जो सोइल बेड होता है ना, वो अलग अलग प्रकार की मृदा की लेयरों से मिलकर बना होता है। मृदा की लेयरों से। ठीक है। जो सोयल बेड है वो मृदा की विभिन्न परतों से मिलकर बना हुआ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं इसको, ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसके लिए हम एक बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं मृदा परिच्छेदकों को समझने के लिए। बहुत दिन हो गए ये डायग्राम बनाए हुए मेरे को, तो आप भी बनाना साथ के साथ। और देखो, डायग्राम बना के हम पढ़ेंगे तो तुलनात्मक रूप से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। ये हमारा क्या है? इस तरीके से ये एक मृदा का मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये। यहाँ पर क्या है? ये ऊपरी भाग है पृथ्वी का। तो मैं इसको किसी एक विशेष कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? एक सिंगल कलर बना दिया। तो ये क्या है? हमारा पृथ्वी का ऊपरी भाग है।
ठीक है, ये क्या है, हमारा पृथ्वी का ऊपरी भाग है। अब इसमें क्या है, बहुत सारी अलग अलग लेयर हैं। जो हमारी पृथ्वी है, इसके आंतरिक भाग में हमें बहुत सारी अलग अलग लेयर देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पहली लेयर के बारे में। तो जो पहली लेयर है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, फिर जो तीसरी लेयर है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, और जो चौथी लेयर है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जो पहली लेयर है उसके बारे में। देखो, जो पृथ्वी के ऊपर की सतह की जो पहली लेयर है, इसको हम बिल्कुल सेम इसी कलर के द्वारा दिखा देते हैं। ये हमारी क्या है, पहली लेयर है। भाई ये क्या है, धरातल है। इस धरातल के ऊपर क्या हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद ये दूसरी वाली लेयर है। तो इस दूसरी वाली लेयर में इस तरीके से अलग अलग प्रकार के खनिज वगैरह हैं। ये आपको बाद में पता चल जाएगा, एक बार आप ये डायग्राम समझते जाओ। ये दूसरी वाली लेयर हो गई। ठीक है भाई, ये दूसरी वाली लेयर हो गई यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरी वाली लेयर हो गई। उसके जस्ट नीचे है तीसरी वाली लेयर। ठीक है, ये तीसरी वाली लेयर हो गई इस तरीके से। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक चौथी लेयर हो गई। और ये हो गई यहाँ पर चौथी लेयर इस तरीके से। ठीक है, ये टोटल 4 लेयर हो गई पृथ्वी की मृदा की। यहाँ पर मैं नोट भी कर लेता हूँ, लिख भी देता हूँ, और आप इसको भी लिख लेना। ये पृथ्वी के धरातल से लेकर और पृथ्वी का आंतरिक भाग में मृदा की संरचना है, मृदा की संरचना। ठीक है, ये वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं जीरो परत कह दो या चाहे ओ परत कह दो, तो इसको बोलते हैं स्तर जीरो। ठीक है, या जीरो स्तर कह देते हैं, ज्यादा ठीक लगेगा। तो हमने इसको नाम दे दिया जीरो स्तर। क्या कह दिया, जीरो स्तर। फिर ये वाली जो लेयर है इसको हमने कहा ए स्तर। ठीक है, इसको हमने कहा बी स्तर। ठीक है, और इसको हमने कह दिया सी स्तर। ठीक है, ये अलग अलग लेयर हो गई मृदा की आंतरिक संरचना की, अलग अलग लेयर हो गई, जीरो, ए, बी, सी। अब यहां से देखो, एक क्वेश्चन तो केवल यहां से ही बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, वो सीधा सीधा सिंपल सा पूछेगा आपको कि मृदा की संस्तरों को, मृदा के संस्तरों को धरातलीय भाग से आंतरिक भाग की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। अब आपको पता ही नहीं कि सी ऊपरी भाग में है या फिर ए ऊपरी भाग में है, जीरो ऊपरी भाग में है, बी ऊपरी भाग में है। तो ध्यान रखना, जो धरातलीय सतह है उसके जस्ट नीचे के भाग में ओ स्तर पाया जाता है, उसके नीचे वाले भाग में ए स्तर पाया जाता है, उसके नीचे वाले भाग में बी स्तर पाया जाता है, उसके नीचे वाले भाग में सी स्तर पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये सीक्वेंस बना लेना याद करने की। अब यहाँ पर सपोज दैट कोई पौधा उगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये एक पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरा पेड़ लगा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से तीसरा पेड़ है, यहाँ पर इस तरीके से चौथा पेड़ है, यहाँ पर इस तरीके से पांचवा पेड़ है। अब इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो इस तरीके से फैली हुई हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये जो पेड़ है ना, इनकी जो जड़ें हैं वो इस तरीके से फैली हुई है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फैली हुई हैं इन पेड़ों की जड़ें। ठीक है, अब यहां पर देखो प्यारे साथियों, मैं एक एक करके इन सभी की विशेषता बताता हूं। सबसे पहले हम ओ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओ की क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले ये जमीनी स्तर है। जमीनी स्तर मतलब सबसे ऊपर का स्तर है या धरातलीय स्तर है। ठीक है, इसको हम जमीनी स्तर भी कह सकते हैं, धरातलीय स्तर भी कह सकते हैं। इसमें जैविक सामग्री की प्रचुरता मिलती है। इसमें क्या, जैविक सामग्री की प्रचुरता रहती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक रहती है।
ठीक है। टोटली कुल मिलाकर जो जीरो स्तर है इसकी 3 विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता तो क्या हो गई कि ये पृथ्वी के धरातल का सबसे ऊपरी भाग है, या हम इसको जमीनी स्तर कह सकते हैं, धरातली स्तर कह सकते हैं। ये सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं, जिसके ऊपर हम अक्सर चलते हैं। ठीक है, अब ये सबसे ऊपरी भाग है तो इसमें जैविक सामग्री की प्रचुरता होती है। भाई ये याद करने का, रटने का नहीं है, केवल समझने का है। भाई ये जो धरातलीय भाग है ना, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस धरातलीय भाग के ऊपर क्या उगे हुए हैं, घास उगी हुई है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे फल फ्रूटों के पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे इसके ऊपर क्या है, जीव जंतुओं का अच्छे तरीके से विकास है। मतलब इसके ऊपर घास उगी हुई है, वनस्पति उगे हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं। तो इसमें क्या है, जैविक पदार्थों की अधिकता है, जैविक पदार्थों की प्रचुरता है। ठीक है, दूसरा इसमें ह्यूमस की मात्रा भी प्रॉपर वे में है, ह्यूमस की मात्रा भी बिल्कुल प्रॉपर वे में, यहाँ पर ह्यूमस की भी कमी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली विशेषता ह्यूमस की अधिकता हो गई, दूसरा जैविक पदार्थों की प्रचुरता हो गई, तीसरा जमीनी स्तर या धरातली स्तर भी कह सकते हैं इसको। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी के सभी कैंडिडेटों को। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं और जो बी स्तर है उसके बारे में पढ़ते हैं कि बी स्तर क्या है। सॉरी, ए स्तर के बारे में पढ़ते हैं कि ए स्तर क्या है। अब देखो ए स्तर के बारे में आप खुद सोचो कि आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हो ए स्तर के बारे में। एक बार लगा के देखो कि ए स्तर के बारे में आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, आप सोचो एक बार। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो ए स्तर है ना, ए स्तर यहां पर मैं लिख रहा हूं, ए स्तर की पहली बात तो क्या है कि इस ए स्तर में हमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। क्या है, कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है इसमें। ठीक है भाई, इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। दूसरा, इस मृदा स्तर का रंग कैसा है, काला है। ठीक है, जो ए स्तर की मृदा है इसका रंग काला है, इसमें कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज्यादा अधिकता है। अब एक चीज देखो, जो पेड़ों की जड़ है वो कौन से स्तर में ज्यादा है, तो जो पेड़ों की जड़ है वो ए स्तर में ज्यादा है। किसमें, ए स्तर में ज्यादा है। तो पौधों की अधिकांश जड़ें पौधों की अधिकांश जड़ें इसी स्तर में पाई जाती हैं। पौधों की जो अधिकांश जड़ें वो भी इसी स्तर में पाई जाती हैं। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। दूसरा, ये वाला जो स्तर है इसमें खनिज पदार्थों का, खनिज पदार्थों का, इसके अलावा जैविक पदार्थों की प्रचुरता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो ए स्तर है इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस स्तर में जो मृदा का रंग है वो बिल्कुल ब्लैक होता है। यहाँ पर पौधों की अधिकांश जड़ें इसी स्तर में पाई जाती हैं, पौधों की जो अधिकांश जड़ें वो इसी स्तर में पाई जाती हैं। इसमें खनिज पदार्थ व जैविक पदार्थों की हमें प्रचुरता देखने को मिलती है। खनिज पदार्थ व जो जैविक पदार्थ है उनकी हमें यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है, जिसको हम आधिक्य भी कह सकते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि खनिज पदार्थ व जैविक पदार्थों का आधिक्य कौन से स्तर में देखने को मिलता है, तो वो है स्तर ए। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं स्तर बी के बारे में कि ये क्या है। ठीक है, स्तर बी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं ताकि यहाँ से भी यदि कोई क्वेश्चन बने तो उसको आप ठीक कर सको। ध्यान रखना, आपको इस तरीके से तैयार होना है ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घूम फिर के आए, आपका क्वेश्चन हर हाल में ठीक हो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर अपना जो स्तर बी है उसके बारे में। देखो, बी स्तर की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ना वो कैसी पाई जाती है, चिकनी मृदा पाई जाती है, चिकनी मृदा पाई जाती है। या हम कह सकते हैं यहाँ पर
गाद मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम पिट मिट्टी भी कह सकते हैं, पिट मृदा। ठीक है, पिट मृदा कह दो, गाद मृदा कह दो, चिकनी मृदा कह दो, या फिर दलदली मृदा कह दो। ठीक है, आपने यदि कभी ट्यूबवेल खुदवाया है या आपके घर में कभी बोरवेल हुई है, और जब बोरवेल के निकटवर्ती क्षेत्र में जब वो नीचे से मिट्टी निकल कर बाहर आती है, उसको हाथ में लेकर देखना, वो मिट्टी हमेशा आपको चिकनी लगेगी। या जो कुएं की मिट्टी है, प्राचीन समय आप अपनी दादी जी से या दादी माँ से डिस्कस करना, आपकी दादी माँ बताएंगी कि हम कुएं की मिट्टी से अपने सिर को धोते थे, हम कुएं की मिट्टी से अपने शरीर पर लगाते थे एज ए साबुन के रूप में। जैसे आज हम अलग अलग प्रकार के साबुन यूज करते हैं ना, इसी तरीके से हमारी जो दादी परदादी थी ना, वो उस कुएं की मिट्टी को काम लेती थी अपने बालों में लगाने के लिए और अपने शरीर के ऊपर साबुन के रूप में लगाने के लिए, और उसी चिकनी मिट्टी से वो बर्तन धोती थी। ठीक है, तो वो जो कुएं से कुएं की जब खुदाई करते थे, कुएं की जब खुदाई होती थी, तो आंतरिक भाग से क्या निकलती थी, मिट्टी निकलती थी। तो वो मिट्टी कैसी होती थी, चिकनी होती थी। ठीक है, तो भी स्तर में क्या पाई जाती है, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, पिट मिट्टी पाई जाती है, गाद मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में क्या है कि एक सबसे खास बात है, सबसे खास बात क्या है, मैं यहां से समझाता हूं। सपोज डेट ये हमारी ए लेयर 0 स्तर है, ये हमारा ए स्तर है। ठीक है, ये हमारा ए स्तर है, ये हमारा 0 स्तर है, ये हमारा बी स्तर है। ठीक है, अब ये वाला जो भाग है ना, ये हमारे क्या बी स्तर है। यहाँ पर सपोज डेट जबरदस्त तरीके से बारिश हुई। ठीक है, इस तरीके से बहुत खतरनाक तरीके से बारिश हुई। अब बारिश हुई तो क्या हुआ प्यारे साथियों, बारिश होने से क्या हुआ कि जो जल था वो रिसकर नीचे की ओर आने शुरू हो गया। जल था जो धरातल से रिसकर जमीन के अंदर नीचे की ओर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग प्रकार के खनिज हैं। ठीक है, क्या है, अलग अलग प्रकार के खनिज है इस तरीके से। ठीक, विभिन्न, अब ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इनकी प्रकृति अलग अलग है। प्रकृति अलग होने का मतलब है कि इन खनिजों में से कुछ ऐसे भी खनिज हैं जो जल के साथ घुलनशील है, कुछ ऐसे भी है जो जल के साथ घुलनशील नहीं है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ कि जो ये कण वाले, इस रंग वाले जो खनिज तत्व है ना, वो क्या है, जल के साथ घुलनशील है। अब होगा क्या कि जो धरातल के ऊपर का जो पानी है वो जमीन के अंदर आएगा। ठीक है, और जो खनिज तत्व जल के साथ घुलनशील है उनके साथ वो क्रिया करेगा। वो खनिज तत्व क्या होंगे, जल के साथ घुलकर इसी में मिल जाएंगे, और निक्षालन निक्षालन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या होते जाएंगे, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर पहुंचते जाएंगे। इस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर पहुंच रहे हैं तमाम खनिज कणों को अपने साथ घोलकर। ठीक है, जो पानी था वो रिश्ता रिश्ता हुआ क्या होता जा रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जा रहा है, और वो अपने साथ जो भी घुलनशील पदार्थ थे उनको भी अपने साथ नीचे लेकर जा रहा है। ठीक है, अब जहां पर बी लेयर खत्म होती है ना, इसके निचले भाग में क्या आती है, कुछ ऐसे खनिज पदार्थों की एक लेयर आती है जो बिल्कुल भी घुलनशील नहीं है। ठीक है, जो बिल्कुल भी जल के साथ घुलते नहीं है, मतलब जो जल है ना वो इसके नीचे की ओर नहीं जा रहा है, जल क्या हो रहा है, यहीं पर आकर इकट्ठा हो रहा है। तो जल क्या हुआ, खनिज तत्वों के साथ यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जल इकट्ठा होगा, यह हो गया। ठीक है, अब जल इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बी लेयर है ये वर्षा जल का संग्रहण कर रही है, या भूमि जल का संचयन कर रही है ये। ठीक है, या फिर ये जल का संचयन क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि बी लेयर में क्या हो रहा है, निक्षालन की प्रक्रिया के माध्यम से जो धरातलीय जल पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचा है वो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब ये जो जल था वो घुलनशील पदार्थों के साथ आकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। जब ये जल एक लंबे समय तक स्थिर रहता है तो इसमें जो पदार्थ घुले हुए थे वो क्या हो जाते हैं, अलग होकर नीचे की ओर बैठना शुरू कर देते हैं, और ऊपरी भाग में क्या हो जाता है, बिल्कुल शुद्ध साफ बिल्कुल प्योर पानी आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अब थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं। इस स्तर को जल संचयन का क्षेत्र भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जल संचयन का क्षेत्र भी कहते हैं। अब जल संचयन का क्षेत्र होने का मतलब है कि ये जो बी लेयर है ना, इसमें क्या आ रहा है? जल इकट्ठा हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, जो बरसात के माध्यम से जो जल आया था, ठीक है, वो जल कहाँ हो रहा है? यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? जल संचयन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संचयन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा निक्षालन की प्रक्रिया के माध्यम से जो जल था वो पृथ्वी के ऊपरी भाग से कहाँ तक पहुंचा है? पृथ्वी के आंतरिक भाग तक पहुंचा है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि निक्षालन की प्रक्रिया क्या है? निक्षालन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें धरातलीय जल अपने साथ घुलनशील पदार्थों को लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर क्या करता है? प्रवेश करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षालन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, ध्यान रखना, ये जो बी स्तर है ना, इसमें कुछ विशेष प्रकार के खनिजों का हमें आधिक्य देखने को मिलता है। यदि हम बात करें तो बी स्तर में हमें घुलनशील पदार्थों का आधिक्य देखने को मिलता है। घुलनशील पदार्थों का आधिक्य देखने को मिलता है। इसमें कैल्सीसाइट, कैल्सीलाइट का आधिक्य देखने को मिलता है। किसका? कैल्सीसाइट, कैल्सी कैल्सीलाइट और घुलनशील पदार्थों का आधिक्य देखने को मिलता है। इसमें हमें लोहा, एल्यूमिनियम व अन्य जैविक ठीक है, इसमें लोहा, एल्यूमिनियम व अन्य जैविक पदार्थों का आधिक्य देखने को मिलता है। इसमें घुलनशील पदार्थ जैसे कैल्साइट या कैल्सीलाइट जैसे पदार्थों का आधिक्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बी लेयर थी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि बी लेयर किस तरीके से और क्या है। अब हम बात करते हैं सी लेयर के बारे में कि आखिरकार ये सी लेयर क्या है। अब सी स्तर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सी स्तर यहाँ पर लिखा हुआ ही है। देखो, यहाँ पर हमें ऋतु चरण के द्वारा पहुंची हुई चट्टानें देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर खराब चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऋतुचरित चट्टान देखने को मिलती है। ठीक है, और यह मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे स्थित है। ये क्या है? मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे स्थित है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर चार क्या हो गए? संस्तर हो गए, या चार स्तर हो गए, 0, A, B और C। तो एक बार बताओ कि यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? सभी के सभी कैंडिडेटों को जल्दी जल्दी बताओ। आप सभी कैंडिडेटों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। यदि आप दिसंबर 2024 में हर हाल में ज्वारा पास करना चाहते हैं तो आप हमारा ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा, बहुत बेहतरीन वाला ऑफर चल रहा है। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नाम मात्र फीस में आपको बहुत ही शानदार कंटेंट वाला बैच मिलने वाला है। तो यदि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में ज्वारा पास करना चाहते हो, आप चाहते हो कि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए,
आप बिना किसी रिस्क के साथ हर हाल में दिसंबर में ही जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आप, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इनसे अभी मेरे को व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन को अच्छे तरीके से क्लियर करें। और जब आपको लगे कि यार सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सपनों को पूरा किया जा सकता है, जेआरएफ पास किया जा सकता है, तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करें। अभी फीस पे बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। तो चलो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और इसको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं, बाकी का जो बचा हुआ है। और हमने अभी तक का जो पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इससे यदि कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बने वो आपका हर हाल में ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो कोई ना देख लेंगे, नहीं, देख नहीं लेंगे, ठीक ही करना है, ठीक है ना। क्योंकि मज़ा तो तभी आएगा जब आपका क्वेश्चन ठीक होगा। क्वेश्चन ठीक नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, किसी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, फिर चाहे आप कितना भी क्यों ना पढ़ा हो। तो ये जो मृदा परिच्छेदिका थी ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर और इसको पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल। देखो, भारतीय मृदाओं का जो सबसे पहला वर्गीकरण था वो किसके द्वारा किया गया था? वॉयलकर के द्वारा किया गया था। एक विद्वान थे जिनका नाम था वॉयलकर। इन्होंने भारतीय मृदाओं का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने भारतीय मृदाओं को कुल मिलाकर 4 भागों में डिवाइड किया था। एक जलोढ़ मिट्टी हो गई, एक रेगड़ मिट्टी हो गई, एक लाल मिट्टी हो गई, एक लैटेराइट मिट्टी हो गई। जो रेगड़ मिट्टी है ना, इसको रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, रेगूर, ठीक है। इसको रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो वोल्कर महोदय हैं, इन्होंने भारतीय मृदाओं का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने भारतीय मृदाओं को टोटली 4 भागों में विभाजित किया। वोयलकर का जो सोइल क्लासिफिकेशन था ये लीदर महोदय के द्वारा जो 1898 में, ठीक है, संशोधित किया गया था। देखो क्या हुआ, वोल्कर महोदय ने अपना क्लासिफिकेशन कर दिया। उसके बाद 1898 में, कब? 1898 में एक विद्वान थे जिनका नाम था लीडर। इन्होंने वोल्कर के जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या किया? मॉडिफिकेशन किया, उसमें संशोधन किया। तो अब यहाँ पर क्या क्या पता होना चाहिए आपको? वोल्कर महोदय ने वोयलकर महोदय ने भारतीय मृदाओं का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया। वोयलकर महोदय ने भारतीय मृदाओं को टोटली कुल मिलाकर 4 भागों में विभाजित किया। एक जलोढ़ मिट्टी हो गई, एक रेगुर मिट्टी हो गई, एक लाल मिट्टी हो गई, एक लैटेराइट मिट्टी हो गई। उसके बाद 1898 में एक दूसरे विद्वान आए जिनका नाम था लीदर। लीदर महोदय ने क्या किया? जो वोयलकर का क्लासिफिकेशन था उसमें संशोधन किया, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए बाई चांस कि वोयलकर महोदय के क्लासिफिकेशन में संशोधन किसने किया था? तो लीदर महोदय ने किया था। अब देखो, मृदा के अध्ययन तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे तुलनात्मक बनाने के अंतर्गत ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया, ठीक है भाई। ICAR ने भारतीय मृदाओं को उनकी प्रकृति और गुण दोनों के आधार पर क्या किया? क्लासिफाई किया, दोनों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि ICAR ने भारतीय मृदाओं का क्लासिफिकेशन किया था, वो किस आधार पर किया था? मृदाओं के गुण और मृदाओं की प्रकृति के आधार पर किया था, ठीक है। ICAR का भारतीय मृदाओं का जो क्लासिफिकेशन था ये अमेरिका के कृषि विभाग USDA की मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था। अब देखो, एक मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। अमेरिका में क्या किया गया? अमेरिका का जो कृषि विभाग था USDA, इसने क्या किया? मृदा का वर्गीकरण किया। क्या किया? मृदा वर्गीकरण किया, ठीक है भाई। अमेरिका का जो USDA विभाग है इसने मृदा का वर्गीकरण किया। मृदा मैंने गलत लिख दिया,
मर्द वाला मर्दा लिख दिया मैंने, मर्दा यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, तो अमेरिका का जो यूएसडीए एग्रीकल्चर विभाग था उसने क्या किया, मर्दा का वर्गीकरण किया। इसी के आधार पर जो भारत का आईसीएआर है उसने क्या किया, मर्दा का क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, जो आईसीएआर ने मर्दा का क्लासिफिकेशन किया है, इसने आधार क्या माना, तो इसने आधार माना क्या, एक तो प्रकृति और दूसरा गुण। ठीक है, तो प्रकृति व गुण के आधार पर, प्रकृति व गुण के आधार पर आईसीएआर ने मर्दा का क्लासिफिकेशन किया। आईसीएआर के द्वारा जो मर्दा का क्लासिफिकेशन किया गया था, ये अमेरिका का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यूएसडीए, उसके द्वारा जो मर्दा का क्लासिफिकेशन किया गया था उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, अब आईसीएआर ने भारतीय मर्दाओं को विभाजित किया। देखो आईसीएआर ने जो क्लासिफिकेशन वो किया था वो कब किया था, 1986 में किया था। ठीक है, इन्होंने 8 तो मुख्य भाग बताए, 8 तो प्रमुख। ठीक है, इसके अलावा 27 इन्होंने गौण भाग बताए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। भारतीय जो इंडियन आईसीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीएआर ने अमेरिका का जो कृषि विभाग है यूएसडीए, उसने आईसीएआर ने अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए के मर्दा वर्गीकरण पद्धति के आधार पर 1986 में भारत को 8 प्रमुख और 27 गौण कृषि भागों में विभाजित किया। इस तरीके से एक लाइन के माध्यम से आप याद कर सकते हो उस पूरा के पैराग्राफ को। आईसीआर का जो मर्दा वर्गीकरण का आधार था वो उसकी प्रकृति और गुण था। ठीक है, उत्पत्ति, रंग, संयोजन, अवस्थिति के आधार पर भारतीय मिट्टियों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। एक जलोढ़ मिट्टी हो गया, दूसरा लाल पीली मिट्टी, तीसरी काली मिट्टी, चौथी लेटेराइट मिट्टी, पांचवी शुष्क मिट्टी, छठी लवणीय मिट्टी, सातवीं पिटमय मिट्टी, आठवीं वन मिट्टी जिसको हम पर्वतीय मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक है, देखो एक मिट्टी और होती है लाल मिट्टी, एक लाल मिट्टी होती है, एक लाल पीली मिट्टी होती है। ठीक है, एक लाल मिट्टी होती है, एक लाल पीली मिट्टी होती है। ये दोनों अलग अलग हैं, आप ऐसा मत समझना कि लाल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस क्लासिफिकेशन में लाल मिट्टी को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये टोटल 8 मिट्टियां हो गई। यदि हम मिट्टी के निर्माण की बात करें कि मिट्टियों का निर्माण किस तरीके से हुआ, ये जो 8 की 8 मिट्टियां हैं, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ अच्छे तरीके से। और इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हुए चलते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हैं। यार ये क्या आ जाता है इस पर बार बार। ये पता नहीं क्या आ जाता है यार इस पर बार बार ये। मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, कितना गजब का वो चल रहा है पीछे, पैरेट ही पैरेट है। ये यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रीनरी है, बहुत शानदार वाला सीन है। अब देखो एक एक करके समझते हैं सभी चीजों को। देखो यहाँ से मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके सभी चीजों को।
सबसे पहले क्या हुआ कि पृथ्वी क्या थी, बिल्कुल गर्म थी। पृथ्वी क्या थी, एक आग का गोला थी। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा निकलता है। ठीक है, जब वो लावा ठंडा होता है तो उससे सबसे पहले एक मिट्टी का निर्माण होता है और उसका नाम है काली मिट्टी। ठीक है, ये लावा था, ये लावा क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, तो इससे जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसका नाम क्या है, काली मिट्टी, काली मृदा। भाई जैसे ही लावा ठंडा होता है या जब पृथ्वी बहुत जबरदस्त तरीके से गर्म थी वो ठंडी हुई, तो ठंडी होने से सबसे पहले जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं बेसाल्टिक चट्टानों से, बेसाल्टिक चट्टानों से सबसे पहले किस मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले किस मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जैसे ही पृथ्वी स्टार्टिंग में बहुत गर्म थी, आग का गोला थी, वो ठंडी हुई, ठंडी होते सबसे पहले काली मिट्टी का निर्माण हुआ। या जब ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी से क्या निकलता है, बहुत गर्म लावा निकलता है। वो गर्म लावा जब पृथ्वी के धरातल पर आता है तो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में वो काली मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है कि नदियों के अपरदन के द्वारा, देखो नदियां दो काम करती हैं, नदियां दो काम करती हैं। एक तो अपरदन का काम करती हैं, भाई जिस क्षेत्र में नदियां प्रवाहित होती हैं उस क्षेत्र में क्या काम करती है, अपरदन का काम करती हैं। अब सपोज दैट कोई नदी पर्वत से बहकर आ रही है, वो अपने साथ लगातार अपरदन करते करते चट्टानों के बारीक बारीक कण लेकर आ रही है। ठीक है, उनका क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं तो निक्षेपण करेगी। ठीक है, तो जब नदियां अपरदन और निक्षेपण की क्रिया करती हैं तो उससे एक मिट्टी का निर्माण होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि नदियों के अपरदन और निक्षेपण से जिस मृदा का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब ऐसे सीन क्या होता है, पवन के साथ होता है। पवन भी दोनों काम करती है, अपरदन का भी करती है और निक्षेपण का भी करती है। जैसे पवन क्या करती है प्यारे साथियों, जब बहुत तेज गति से प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो भी चट्टानी या जो भी पठारी भाग आता है उसका वो अपरदन करती है। ठीक, मंद गति से अपरदन करती है। देखो नदी भी मंद गति से अपरदन करती है, पवन भी मंद गति से अपरदन करती है। यदि मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में जो पवन है वो ज्यादा मंद गति से अपरदन करती है। ठीक है, तो इससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कह सकते हो इसको आप, या फिर इसको लोयस भी कह सकते हो, लोयस मृदा कह दो या मरुस्थलीय मिट्टी कह दो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि पवन क्या करती है, अपने साथ मिट्टी के एक टीले को दूसरे टीले पर ट्रांसफर कर देती है। आप यदि रेगिस्तान कभी आए हो, नहीं आए तो कभी आना, आप यहाँ पर ऐसा भी देखोगे कि यहाँ पर कोई मिट्टी का टीला था, वो आज यहाँ था, कल वो आपको पूरा पूरा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, पवन है ना जो मिट्टी के टीले को ट्रांसफर कर देती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो नदी के अपरदन निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, पवन के अपरदन और निक्षेपण से मरुस्थलीय मिट्टी या लोयस मिट्टी का निर्माण होता है। अब एक क्षेत्र होता है अधिक वर्षांत वाला क्षेत्र। क्या होता है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अब देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है, निक्षालन की क्रिया बहुत तेज गति से काम करती है। जैसे सपोज दैट ये हमारा पृथ्वी का धरातल है। ठीक है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। अब यहाँ पर बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, मतलब इस क्षेत्र में क्या है, पानी इकट्ठा हो गया। अब ये पानी रिस कर क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। क्या जाएगा, बी संस्तर तक जाएगा। कौन से संस्तर तक जाएगा, ये पानी रिस कर बी संस्तर तक नीचे की ओर जाएगा। अब ये जब पानी नीचे की ओर जाएगा तो इस वाले भाग में जो भी घुलनशील खनिज पदार्थ है, इन सभी घुलनशील पदार्थों को ये घोलकर क्या करेगा, अपने साथ नीचे की ओर लेके चला जाएगा। ठीक है भाई, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो भी घुलनशील पदार्थ हैं, जो भी घुलनशील पदार्थ हैं, चाहे वो कितने भी पोषक क्यों ना हो, वो क्या करेगा, जल इन सभी घुलनशील पदार्थों को वो अपने साथ घुलाकर और नीचे की ओर लेके चला जाएगा। अब ये वाला जो भाग है
इसमें क्या रह जाएगा, जो खनिज पदार्थ थे, घुलनशील खनिज पदार्थ थे, वो तो क्या चले गए, नीचे की ओर चले गए, और यहाँ पर क्या रह गए, अघुलनशील पदार्थ रह गए। ठीक है, तो इससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है ना, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना, तो निक्षालन आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है, निक्षालन की प्रक्रिया हो गई ना, लिंचिंग प्रोसेस। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लिंचिंग प्रोसेस क्या होता है, निक्षालन कह दो या चाहे लिंचिंग प्रोसेस कह दो, कि जब जल घुलनशील खनिज पदार्थों को अपने साथ ले जाकर नीचे जमा कर देता है और ऊपरी भाग में खनिज पदार्थों का अभाव हो जाता है, इस प्रोसेस को ही हम निक्षालन की प्रक्रिया या फिर लिंचिंग प्रोसेस कहते हैं। तो अधिक वर्षांत वाले क्षेत्र में क्या होता है प्यारे साथियों, लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसमें लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो गया। ठीक है, लेटराइट मिट्टी है जो तुलनात्मक रूप से कम उपजाऊ होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लेटराइट मिट्टी में जो खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते, क्योंकि जो उपयुक्त खनिज थे उनको जो जल था वो अपने साथ घुलाकर नीचे की ओर लेके चला गया। अब इसके अलावा एक क्षेत्र होता है जहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है, कम बारिश मतलब हम कह सकते हैं न्यूनतम बारिश। अब जहां पर कम बारिश होती है वहां पर क्या होता है कि निक्षालन की प्रक्रिया काम नहीं करती, लेकिन कम बारिश वाले क्षेत्र में जब हम लगातार उस भूमि का उपयोग करते रहते हैं ना, तो धीरे 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 जो खनिज तत्व है वो क्या होते जाते हैं, प्राकृतिक जो खनिज तत्व है वो लगातार कम होते जाते हैं। जैसे सपोज दैट ये धरातल है भाई, ठीक है, इसमें निक्षालन की प्रक्रिया नहीं हो रही, बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन इस जमीन का आप जबरदस्त तरीके से उपयोग कर रहे हो कई साल से, तो इस जमीन के जो प्राकृतिक तत्व है, खनिज तत्व, वो क्या हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे उन फसलों के द्वारा। ठीक है ना, इस जमीन के अंदर जितने भी प्राकृतिक तत्व है उनका फसलों के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जो खनिज तत्व है उनका अभाव हो जाएगा। तो कम बारिश वाले क्षेत्र में हमें कौन सी मृदा देखने को मिलती है, या तो लाल मिट्टी कह सकते हो आप, ठीक है, लाल मिट्टी कह सकते हो, या फिर आप लाल पीली मृदा भी कह सकते हो। ठीक है, तो जहां पर कम बारिश होती है वहां पर लाल मिट्टी या लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखो एक ऐसा भी क्षेत्र होता है जहां पर सिंचाई अधिक होती है, सिंचाई अधिक होती है। अब सिंचाई अधिक होने पर क्या होता है प्यारे साथियों, भाई सिंचाई अधिक होगी, सिंचाई का मतलब क्या है, भूमिगत जल को आप बाहर निकालकर अपने खेत में दे रहे हो, उसी को तो हम सिंचाई कहते हैं ना। अब सिंचाई अधिक हो रही है, सिंचाई अधिक हो रही है, तो इसमें क्या होगा प्यारे साथियों, देखो कुछ लोग ये भी सोचेंगे पंजाब हरियाणा के हैं कि हमारे तो नहरों से सिंचाई हो जाती है। भाई यहाँ पर सिंचाई का मतलब केवल नहरों से सिंचाई करना नहीं है, यहाँ पर सिंचाई का मतलब है कि आप भूमिगत जल को बाहर निकाल रहे हो या फिर नहरों के जल को काम ले रहे हो, दोनों से मतलब है। ठीक है, अब देखो यदि आप पंजाब हरियाणा के हो, आप नहरों से सिंचाई करते हो, तो आपको पता होगा आपकी जमीन में एक सेम की प्रॉब्लम होती होगी। सेम की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा सिंचाई करते हैं तो हमारी जो जमीन है उसकी ऊपरी लेयर में जो खनिज तत्व हैं उनकी लेयर बन जाती है। जैसे सपोज दैट आप सिंचाई में जल काम ले रहे हो, तो उस जल में कुछ ना कुछ तो खनिज पदार्थ है, तो जब हम ज्यादा सिंचाई करेंगे तो वो खनिज पदार्थ हैं जो उस जमीन के ऊपरी भाग में एक लेयर के रूप में जम जाते हैं, और फिर वो पानी को नीचे की ओर रिसने नहीं देते, तो उससे क्या हो जाता है, ऊपरी भाग पर पानी भरा रहना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं सेम की समस्या। सेम टू सेम किस में होती है, भूमिगत जल में होती है। आप जमीन से पानी को बाहर निकाल रहे हो, अब उस जमीन पे किसी भी प्रकार का खनिज तत्व हो सकता है। अब सपोज दैट आपके एरिया में क्या फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लोराइड आपके एरिया में, आपने भूमिगत जल बाहर निकाला, उसमें फ्लोराइड है, आपने उस जल को किस में काम ले लिया, अपने खेतों में काम ले लिया। ठीक है, जो वो फ्लोराइड युक्त जल था उसको आपने क्या किया, अपने खेतों में काम ले लिया। तो अब आपकी जो जमीन की ऊपरी लेयर है उसके ऊपर लगातार जब आप सिंचाई करते रहोगे ना फ्लोराइड युक्त जल से, तो आपकी जमीन की ऊपरी लेयर के ऊपर या ऊपरी परत पर एक फ्लोराइड की परत जम जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सपोज दैट आपके एरिया में जो पानी है उसमें फ्लोराइड की प्रॉब्लम है, जो आप जमीन से पानी निकालते हो उसमें फ्लोरोसिस है, फ्लोराइड की प्रॉब्लम है।
आप बहुत लंबे समय से उसी फ्लोराइड युक्त पानी से खेती कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो फ्लोरोसिस या जो फ्लोराइड है ना, ये लगातार सिंचाई करने की वजह से क्या होगा, पृथ्वी की ऊपरी परत पर, आपके जो खेतों की ऊपरी लेयर है उसके ऊपर जम जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जम जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अधिक सिंचाई करने की वजह से जो मिट्टी बनती है वो कैसी होती है, लवणीय मिट्टी होती है। भाई जिस तरीके से महासागरों के अंदर, महासागरों के जल के अंदर जो खनिज तत्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से भूमिगत जल के अंदर जो लवण है उनको भी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लवण ही कह रहे हैं। भूमिगत जल के अंदर जो खनिज तत्व उनको भी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लवण ही कह रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना कि अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में लवणीय मृदा देखने को मिलती है। अब इसके अलावा देख लो, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा हो गई, ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्र वहां पर पर्वतीय मृदा देखने को मिल जाती है। और जो अधिक, ठीक है, जो अधिक दलदली क्षेत्र है, जो अधिक दलदली क्षेत्र है वहां पर हमें पिट मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये टोटली कुल मिलाकर 8 प्रकार हो गए मृदा के। नदियों के अपर्दन निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी, पवनों के अपर्दन निक्षेपण से लोहे से मरुस्थलीय मिट्टी, अधिक बरसात वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी, कम बारिश वाले क्षेत्र में लाल या लाल पीली मिट्टी, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में लवणीय मिट्टी, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। अधिक दलदली क्षेत्र में पिट मिट्टी, और जब लावा जमकर ठंडा होता है और उससे जिस मृदा का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो 8 पॉइंट है ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। सभी के सभी पॉइंटों को अच्छे से याद करना है आपको। अब इसके बाद हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो ICAR द्वारा, USDA द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। भाई भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब यहां से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला, यहां पर लिस्ट फर्स्ट लिखेगा, ठीक है, यहां पर लिस्ट सेकंड लिख देगा, आपसे मिलान करवा लेगा, या यहां पर लिस्ट सेकंड लिख देगा फिर आपसे मिलान करवा लेगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कहां पर क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले जो देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये आपको मिलान से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित मिट्टियों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई है, उससे कम क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है, उससे कम क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी फैली हुई है। मतलब आपको इन मृदाओं का अवरोही और आरोही क्रम दोनों याद होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेप्टिसोल मिट्टी के बारे में। जो इंसेप्टिसोल मिट्टी है ये भारत के संपूर्ण मिट्टी का 39.74% भाग पर फैली हुई है, ठीक है। गंगा सिंधु के मैदान की जो बांगर मिट्टी है, ब्रह्मपुत्र की जो घाटियां हैं वहां पर ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो इंसेप्टिसोल है, जो इंसेप्टिसोल से, या जो इंसेप्टिसोल है, ये इंसेप्टिसोल हमें कहां पर देखने को मिलती है, गंगा सिंधु के मैदान या ब्रह्मपुत्र की घाटी में देखने को मिलती है। उसके बाद हम एंटीसोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये संपूर्ण मिट्टियों के 28.08% को कवर करती है। राजस्थान की रेगिस्तानी मृदाएं, स्पेशली नवीन जो जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम खादर मिट्टी कहते हैं, वो इसमें शामिल होती है। एल्फिसोल, ये संपूर्ण मृदाओं के 13.55% भाग पर फैली हुई है। इसमें लाल व लेटेराइट मिट्टी को शामिल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिसोल के बारे में। ये संपूर्ण मृदाओं के 8.52% भाग पर फैली हुई है। दक्षिणी भारत की जो काली मिट्टी है उसको इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं
एरिडोसोल के बारे में। एटिडोसोल नहीं, एरिडोसोल है ये, ठीक है। तो ये जो एरिडोसोल सोइल है ये संपूर्ण मृदाओं के 4.28% भाग पर फैली हुई है। शुष्क क्षेत्र की मिट्टी स्पेशली राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और पंजाब की जो मिट्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, बालू मिट्टी, ठीक है, जिसको हम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोयस मृदा भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है, एरिडोसोल से संबंधित है। उसके बाद हम अल्टीसोल्स के बारे में डिस्कस करें। ये संपूर्ण मृदाओं के 2.51% भाग पर फैली हुई है, स्पेशली केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में विस्तृत है। आगे हम मोलिसोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि संपूर्ण मृदाओं के 0.40% भाग पर फैली हुई है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी हिमालय के जंगली क्षेत्र में हमें यह मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो मोलिसोल्स है ये संपूर्ण मृदाओं के 0.40% भाग पर फैली हुई है। उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश व उत्तरी पूर्वी हिमालय का जो जंगली क्षेत्र है वहां पर हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ICAR और USDA के द्वारा जो मृदा का क्लासिफिकेशन किया गया है ये, ठीक है। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सही ढंग से लगातार याद करते रहोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पर ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, देखो 3 प्रकार की मिट्टी होती है, एक क्षेत्रीय मिट्टी होती है, एक अक्षेत्रीय मिट्टी होती है, एक अंतर क्षेत्रीय मिट्टी होती है। क्षेत्रीय मिट्टी, अक्षेत्रीय मिट्टी और अंतर क्षेत्रीय मिट्टी, ठीक है। जोनल सोइल, एजोनल सोइल और इंट्राजोनल सोइल, इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्षेत्रीय मिट्टी, हम उस मिट्टी को कहते हैं जिस मिट्टी के गुण वहां की स्थानीय चट्टानों से मेल खाते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय मिट्टी, हम उस मिट्टी को कहते हैं जिस मिट्टी के गुण वहां की क्षेत्रीय जो चट्टाने हैं उनके गुणों से समानता रखते हैं। मतलब क्षेत्रीय मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसका निर्माण वहां की चट्टानों के द्वारा हुआ है, ठीक है। अक्षेत्रीय मिट्टी में हम उस मिट्टी को कहते हैं जिस मिट्टी का निर्माण उस क्षेत्र की क्षेत्रीय चट्टानों के द्वारा नहीं हुआ है। अक्षेत्रीय मिट्टी में हम उस मिट्टी को शामिल करते हैं जो कहीं और से लाकर यहाँ जमा की गई है, ठीक है। ये बेसिक सा डिफरेंस था इन तीनों के बीच में, दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय मिट्टी, जिसको जोनल सोइल बोलते हैं। देखो क्षेत्रीय मिट्टी वह मिट्टी है जिसके ऋतुचरित चट्टानी कणों की खनिज विशेषताएं आधारभूत चट्टानों से मिलती हैं। वह क्षेत्रीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसके ऋतुचरित चट्टानी कणों की खनिजी विशेषता आधारभूत चट्टानों से मिलती है। सपोज दैट ये कोई पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्र है, यहाँ पर कोई मिट्टी है, ठीक है। अब इस मिट्टी के जो कण है, इस मिट्टी के जो खनिज है, उनके जो गुण है, इस क्षेत्र की जो धरातलीय संरचना है उसके गुणों से क्या कार्य है, मेल खा रही है। सपोज दैट ये आपका गांव है, आपके गांव का ये पठार है, ठीक है। अब आपके गांव का ये जो पठार है ना, इस पठार में एल्यूमिनियम और लोहा की अधिकता है, ठीक है। आपके इस गांव के पठार में एल्यूमिनियम और लोहा की अधिकता है, और आपके गांव की जो ये मिट्टी है इसमें भी एल्यूमिनियम और लोहा की अधिकता है, ठीक है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हो ना कि आपके गांव की ये जो मिट्टी है वो किसके द्वारा बनी हुई है, इस पठार से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि आपके इस पठार में भी एल्यूमिनियम लोहा की अधिकता है, और आपकी ये जो मृदा है इसमें भी एल्यूमिनियम और लोहा की अधिकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, क्षेत्रीय मिट्टी, हम उस मिट्टी को कहते हैं जिस मिट्टी के गुण या जिस मिट्टी में खनिजों के गुण
उस क्षेत्र की जो चट्टानी संरचना है उसके गुणों से मेल खाते हैं। जैसे यहाँ पर इस पठार में भी एल्यूमिनियम लोहा की अधिकता है, इस मृदा में भी एल्यूमिनियम लोहा की अधिकता है। ठीक है, यह मृदा उसी प्रदेश में है जहां इसका ऋतुचरण हुआ है। ठीक है, जैसे लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी हो गई, मरुस्थलीय मिट्टी हो गई, ये चारों की चारों किसके एग्जाम्पल है? क्षेत्रीय मिट्टी, जोनल सॉइल के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम अक्षेत्रीय मृदा के बारे में डिस्कस करते हैं कि अक्षेत्रीय मृदा क्या है, एजोनल सॉइल क्या है। अक्षेत्रीय मिट्टी वह है जो अपर्दन द्रुतों के निक्षेप क्रिया से विकसित हुआ है। ठीक है, अपर्दन द्रुतों के निक्षेप क्रिया का मतलब क्या है? जैसे भाई ये आपका गांव है, ठीक है, आपके गांव में ये एक पठार है, ठीक है, इसके ऊपर ये खेती, मतलब पठार को हटा दो, ये आपका गांव है और आपके गांव की ये मृदा है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? कई सालों से खेती कर रहे हो। ठीक है, अब आपके गांव की ये जो मिट्टी है ना, इसमें पोटास और फास्फेट की अधिकता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस में एल्यूमिनियम, या हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम और लोहा, ऐसे ले लेते हैं, एल्यूमिनियम और लोहा की क्या कमी है? एल्यूमिनियम और लोहा की क्या कमी है? ठीक है, मैं एक बार यहां पर ही कन्वर्ट कर देता हूं। एल्यूमिनियम और लोहा की कमी है आपकी इस गांव की मिट्टी में। अब आपने क्या किया? आपने सोचा कि यार मैं ये तो पता चलवाऊं कि ये जो मिट्टी वो जोनल है या एजोनल है। तो आपने क्या किया? आपकी ये जो मिट्टी है इसके नीचे के भाग के आपने क्या लिया? एक सैंपल लिया और इस सैंपल को आपने चेक करवाया तो पता चला कि आपकी जो मिट्टी है इसके जो नीचे का भाग है उस मिट्टी में एल्यूमिनियम प्लस लोहा दोनों की क्या कमी है? दोनों की अधिकता है, सॉरी कमी नहीं अधिकता है, दोनों की अधिकता है। ठीक है, पोटास और फास्फेट की क्या कमी है? ठीक है भाई, आपकी जो मिट्टी है जिसको आप काम ले रहे हो उसमें पोटास फास्फेट की अधिकता है, एल्यूमिनियम लोहे की कमी है। और आपकी मिट्टी के जस्ट नीचे की जो मिट्टी है या आपकी जो मृदा है, मृदा की जो ऊपरी लेयर उसके जो जस्ट नीचे का भाग है उसमें एल्यूमिनियम लोहे की अधिकता है, पोटास और फास्फेट की कमी है। तो इसके आधार पर आपको पता चला कि ये जिस मिट्टी को हम काम ले रहे हैं ना वो यहाँ की क्षेत्रीय मिट्टी नहीं है, इसको किसी ना किसी तरीके से दूर से यहाँ पर लाया गया है। हो सकता है कि पहले आपके गांव में कभी बाढ़ आई हो तो उस बाढ़ से कहीं और की मिट्टी बहकर आ गई हो सकता है कि आपके गांव में पहले बहुत जबरदस्त तरीके से क्या आया हो, कोई बहुत खतरनाक वाला तूफान आया हो, उससे बहुत सारी मिट्टी उड़कर आ गई हो। ठीक है, लेकिन आपकी जो मिट्टी है वो जोनल सॉइल नहीं है, एजोनल सॉइल है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि आपके गांव की जो चट्टानी संरचना है उसके गुण और आपके गांव की जो मिट्टी है उसके गुण दोनों में क्या भिन्नता है। ठीक है, जैसे जलोढ़ मिट्टी और लोयस मिट्टी है जो इसके प्यारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं अंतर क्षेत्रीय मिट्टी के बारे में, इंट्राजोनल सॉइल के बारे में। यदि किसी प्रदेश की चट्टानी संरचना या चट्टान रासायनिक ऋतुचरण से प्रभावित होती है, मुख्यतः विलयन जैसी क्रिया से, तो इसे हम अंतर क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है भाई, अंतर क्षेत्रीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? सपोज दैट आपके गांव में कोई पठार था और वो जो पठार था वो चूना पत्थर का था। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके गांव में चूना पत्थर का पठार है। ठीक है, क्या चूना पत्थर का पठार है? जो चूना पत्थर है वो जल के साथ रासायनिक क्रिया करता है और छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाता है। जो चूना पत्थर है उसके ऊपर जैसे आप जल डालोगे ना तो वो जो चूना पत्थर है वो रासायनिक क्रिया करके छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके गांव में एक चूना पत्थर का बहुत बड़ा पठार है, जैसे बारिश हुई तो उस चूने पत्थर के पठार की जो ऊपरी लेयर था उसका क्या हो गया? रासायनिक क्रिया के द्वारा छोटे छोटे कणों में विघटन हो गया। ठीक है, और वहां पर क्या बन गई? एक मिट्टी की लेयर बन गई और उस मिट्टी की लेयर को आप क्या कर रहे हो? काम ले रहे हो। ठीक है, तो यदि किसी प्रदेश की चट्टान रासायनिक ऋतुचरण से प्रभावित होती है, रासायनिक क्रिया से प्रभावित होती है, जैसे मुख्यतः विलयन की प्रक्रिया हो गई, या फिर विलयन की प्रक्रिया कहते हैं उसको,
जो चूना पत्थर के साथ जो रिएक्शन हो रहा है जल का, उसको विलयन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इससे जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतः क्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। जैसे चूना पत्थर मृदा हो गई, इसके अलावा रेंजीना हो गई, टेरा रोसा हो गई, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम जो भारत की प्रमुख मिट्टियां उसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इसको अच्छे तरीके से याद करना है। देखो भारत की जितने भी मिट्टियां हैं उसके टोटल कुल मिलाकर 43.4% भाग पर फैली हुई है, या भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 43.4% भाग पर एलुवियल सॉइल विस्तृत है। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसका जो विस्तार है वो भारत के कुल क्षेत्रफल के 43.4% भाग पर है। यह भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मिट्टी है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली हुई मिट्टी है ये। इसको कांप मिट्टी भी कह देते हैं, दोमट मिट्टी भी कह देते हैं, कछारी मिट्टी भी कह देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत मिट्टी का नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को हम कांप मिट्टी भी कह देते हैं, दोमट मिट्टी भी कह देते हैं, कछारी मिट्टी भी कह देते हैं। ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों के निक्षेप से निर्मित है, अतः इन्हें हम अक्षेत्रीय प्रकार की मिट्टी कहते हैं। भाई जो जलोढ़ मिट्टी है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, नदी के अपरदन और निक्षेपण के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम क्षेत्रीय मिट्टी नहीं कह सकते, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदी के अपरदन के और निक्षेपण का परिणाम है। नदी ने कहीं पर अपरदन किया और फिर अपने साथ जो कंकड़ पत्थर और जो अपरदित पदार्थ था उसका कहीं और पर निक्षेपण कर दिया। जहां पर निक्षेपण किया वहां पर जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो जलोढ़ मिट्टी है यह नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों के निक्षेप से निर्मित है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अक्षेत्रीय मिट्टी कहते हैं। इस मृदा के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है, पहला क्षेत्र तो क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और दूसरा तटवर्ती क्षेत्र। जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये तो या जलोढ़ मिट्टी है, ये हमें या तो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें देखने को मिलती है, या फिर तटवर्ती क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो जो जलोढ़ मृदा है ये उत्तर के विशाल मैदान या तटवर्ती मैदान में हमें देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा नदियों की धारियों व डेल्टाई भागों में हमें देखने को मिलता है, घाटियों ये, ठीक है, घाटियों। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो नदियों की घाटी व डेल्टाई भागों में हमें देखने को मिलती है। तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पर विस्तृत रहती है। तो जलोढ़ मिट्टी के भारत में दो प्रमुख क्षेत्र है, पहला उत्तर का विशाल मैदान हो गया, दूसरा तटवर्ती मैदान हो गया। जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों की जो घाटियां हैं और नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें हमें देखने को मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इन तीनों की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी में पोटास और चूने का पर्याप्त अंश पाया जाता है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इन तीनों की कमी रहती है, पोटास और चूने पत्थर की इसमें अधिकता रहती है। ठीक है, यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टियों में शामिल है। भारत की जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है ना, उनमें से एक मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व व निम्न भूमियों में परिपक्व होती है। यह भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, यहां से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टियों के या फिर उच्च भूमि वाली जलोढ़ मिट्टी में अपरिपक्व परिच्छेदिका देखने को मिलती है, व निम्न भूमि वाली जलोढ़ मिट्टी में हमें परिपक्व परिच्छेदिका देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उच्च भूमियों वाली जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें हमें अपरिपक्व परिच्छेदिका देखने को मिलती है, और जो निम्न भूमि वाली जलोढ़ मिट्टी है वहां पर हमें परिपक्व क्या देखने को मिलती है, परिच्छेदिका देखने को मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार की परिच्छेदिका होती है। यदि जलोढ़ मिट्टी ऊंचे वाले क्षेत्रों में स्थित है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है, तो वहां पर अपरिपक्व परिच्छेदिका होगी, और यदि घाटियों में स्थित है जलोढ़ मिट्टी तो वहां पर परिपक्व परिच्छेदिका देखने को मिलेगी। ठीक है, जलोढ़ जो मिट्टी है वो धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए, दलहन की खेती के लिए और तिलहन की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है।
जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है तराई मिट्टी, एक होती है बांगर मिट्टी और एक होती है खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, खादर मृदा हो गया, बांगर मृदा हो गया और तराई मिट्टी हो गई। अब हम इन तीनों को पढ़ते हैं कि तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। तराई मृदा यह भारत के तराई प्रदेश में पाई जाती है। इस मृदा में महीन, कंकड़, रेत, चिकनी मृदा व छोटे छोटे पत्थर आदि पाए जाते हैं। भाई जो तराई मिट्टी है ना, ये तराई प्रदेश में देखने को मिलती है। अब तराई प्रदेश क्या होता है, भाबर प्रदेश क्या होता है, खादर प्रदेश क्या होता है, बांगर प्रदेश क्या होता है। जब हमने हिमालय पर्वत पढ़ा था तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था ये। तो अब मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला, यहाँ पर मैं केवल इतना बताऊंगा कि जो तराई मृदा है ये भारत के तराई प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तराई प्रदेश में महीन महीन पत्थर के या महीन महीन कंकड़ के महीन महीन कंकड़ पत्थर या फिर चिकनी रेत या छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े चट्टानी कणों की उपस्थिति के कारण इस मृदा की जल ग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मृदा में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिस कारण ये जो मिट्टी है वो गन्ने की खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, तराई मिट्टी है जो तराई प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर चट्टानों के मोटे मोटे खंड पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, महीन महीन कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये मिट्टी, जो तराई मिट्टी है वो कुछ इस तरीके से पाई जाती है, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से पाई जाती है क्या, ये तराई मिट्टी। अब यहाँ पर बारीक बारीक भी कण है और मोटे मोटे भी कण है। ठीक है, तो बारीक बारीक कण व मोटे मोटे कण होने की वजह से या चट्टानों के बड़े बड़े कण होने की वजह से इस मिट्टी की जो जल ग्रहण क्षमता ना वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, तराई मिट्टी में चूने पत्थर की अधिकता होती है, जिसके कारण गन्ने की खेती के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। आगे हम बांगर मिट्टी के बारे में डिस्कस करें। भाई जो बांगर मिट्टी है ना, यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह मृदा सतलज और गंगा के मैदानों के ऊपरी भाग तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जहां सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। तो बांगर मिट्टी उस क्षेत्र में देखने को मिलती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। जो बांगर मिट्टी है वो एक तरीके से पुराना जलोढ़ मिट्टी है। बांगर मिट्टी है ये हमें सतलज गंगा के मैदान के ऊपरी भाग में देखने को मिलती है। बांगर मिट्टी नदियों के मध्यवर्ती भाग में देखने को मिलती है। ठीक है, इस मृदा का रंग गहरा होता है। इसमें चीका, बालू की मात्रा लगभग बराबर होती है। बांगर मृदा की सतह के नीचे चूने की गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें कंकर के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा रबी की फसलों की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। अब रबी की फसल में स्पेशली गेहूं, कपास, तिलहन, दलहन, मक्का, इनकी खेती की जाती है। तो स्पेशली रबी की फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। अब रबी की फसल में जैसे गेहूं की खेती हो गई, सरसों की खेती होगी, जौ की खेती हो गई। ठीक है, इनकी खेती की जाती है। इसके अलावा जो बांगर मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए, तिलहन की खेती के लिए, दलहन की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास, तिलहन, दलहन, मक्का रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कपास, तिलहन, दलहन और मक्का ये तीनों की तीनों रबी की फसल है या फिर खरीफ की फसल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो बांगर मिट्टी है वो गेहूं, कपास, तिलहन, दलहन, मक्का इन फसलों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। साथ ही साथ जो रबी की फसल है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भाग में बांगर मृदा पाई जाती है, जिसमें तंबाकू और मक्का की खेती की जाती है। हाल के वर्षों में मृदा के क्षेत्र में कपास और गन्ने की कृषि भी की जाती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना कि जो ये मिट्टी है बांगर मिट्टी, ये दलहन, मक्का, गेहूं, कपास, तिलहन, तंबाकू, गन्ना, इन सभी की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आगे हम खादर मृदा के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हम नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जिस क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है वहां पर बाढ़ का पानी है जो प्रत्येक वर्ष पहुंचता रहता है, जिस कारण इस मृदा का हर साल क्या होता रहता है, नवीनीकरण होता रहता है। जो खादर मिट्टी है इसको हम नवीन जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। खादर मिट्टी सामान्यतः हमें उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर बाढ़ का पानी
लगभग हर साल पहुंचता रहता है। ठीक है, और इसी कारण इसको हम नवीनीकरण, इस कारण इस मिट्टी का क्या होता रहता है, लगातार नवीनीकरण होता रहता है। इस मिट्टी का जो विस्तार है वो निम्न गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी व डेल्टाई क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है ये स्पेशली जो खरीफ की फसल है जैसे चावल हो गया, जूट हो गया, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो जो बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी दोनों के बारे में बता दिया। बांगर मिट्टी है जो गेहूं, कपास, तिलहन, दलहन, गन्ना, तंबाकू के लिए उपयुक्त है, जबकि जो खादर मिट्टी है वो चावल और जूट की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए सभी के सभी कैंडिडेटों को कि कौन सी मिट्टी कौन सी खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, अब हम काली मिट्टी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सब कुछ याद करने का है, समझने का बहुत कम है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद करने पर फोकस करना है, कोशिश करना है कि सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए। काली मिट्टी के बारे में डिस्कस करें। देखो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपास वाली मिट्टी भी कह देते हैं। इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ व ट्रॉपिकल चनोजम के नाम से भी जाना जाता है। देखो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कह देते हैं, कपास वाली मिट्टी भी कह देते हैं, ब्लैक सॉइल भी कह देते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक भी कह देते हैं, ट्रॉपिकल चनोजम भी कह देते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को महाराष्ट्र में रेगुर के नाम से जाना जाता है, अन्य क्षेत्रों में कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो काली मिट्टी है उसको चन्नोजम के नाम से जाना जाता है। तो जो काली मिट्टी है उसको महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी कहते हैं, अन्य क्षेत्रों में कपास की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। काली मिट्टी भाई काली मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कह देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो काली मिट्टी है उसको चन्नोजम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से हुआ है, जिसके कारण इस मृदा के कण हैं जो बिल्कुल बारीक होते हैं। जो काली मिट्टी है इसका जो निर्माण वो बेसाल्टिक चट्टानों के विखंडन से होता है, जिस कारण इस मिट्टी के जो कण होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। ठीक है भाई, टिटानिफेरस लवणों की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। बहुत सारी बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि काली मिट्टी का रंग काला होने का मुख्य कारण क्या है, तो वो है टिटानिफेरस लवणों की उपस्थिति। भाई टिटानिफेरस लवणों की उपस्थिति की वजह से काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। क्रेबस के अनुसार रेगुर मृदा अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा है। भाई जो जलोढ़ मिट्टी थी वो ऊपरी भागों में अपरिपक्व थी, निचले भागों में परिपक्व थी, लेकिन जो रेगुर मिट्टी है ये पूर्ण रूप से क्या है, एक परिपक्व मृदा है। यह मृदा गीली होने पर काफी चिपचिपी होती है, लेकिन शुष्क हो जाने के बाद सिकुड़ने के कारण इसमें लंबी व गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे हम स्वतः जुताई करने वाली मृदा भी कह देते हैं। ठीक है भाई, काली मिट्टी को हम स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी भी कह देते हैं। अब वो क्यों कहते हैं, देखो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो काली मिट्टी है ना, जब इसके ऊपर बरसात होती है, जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, इस पर फिसलन हो जाती है, बहुत जबरदस्त तरीके से फिसल कर गिर जाते हैं। हमारी साइड काली मिट्टी है, बारिश के समय में हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ता है क्योंकि फिसलने का डर रहता है। जैसे फिर सूखा आता है, बारिश बिल्कुल बंद हो जाती है, तो इस मिट्टी में क्या होता है, इस तरीके से दरारें पड़ जाती हैं, इस तरीके से दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से बारीक बारीक दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं कि भाई इसने ऑटोमेटिकली अपनी खुद की जुताई कर दी। ठीक है, सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। लोहा की, चूना की, कैल्शियम की, पोटास की, एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। यहां से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, और आगे भी बन सकता है। 4 मिट्टियों के नाम लिखेगा और ऊपर लिख देगा प्रचुर खनिजों या खनिजों की प्रचुरता और फिर मिलान करवा लेगा। ठीक है, यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसको हम कपास मृदा भी कह देते हैं, कपासी मृदा भी कह देते हैं। नमी के धीमे अवशोषण, नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। भाई जो काली मृदा है ना, इससे जो नमी है ना वो बहुत धीरे धीरे कम होती है। काली मिट्टी का एक सबसे बड़ा गुण क्या है कि इसमें जो नमी है वो बहुत धीमी गति से कम होती है,
जैसे सपोज दैट आज आपने काली मिट्टी के ऊपर पानी डाल दिया ना, तो वो अगले 2 दिन तक बिल्कुल गीला रहेगा। ठीक है, यदि आपने एक काली मिट्टी के खेत में पानी भर दिया ना, तो 2-3 दिन तक पानी भरा रहेगा और 15-20 दिन तक गीला रहेगा। काली मिट्टी का इतना खतरनाक सीन है। ठीक है, तो काली मिट्टी का एक सबसे बड़ा गुण ये भी है कि ये नमी का धीरे धीरे अवशोषण करती है। ठीक है, इसके कारण विशेष रूप से वर्षा दिन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है। ठीक है, कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी पर अरहर, गेहूं, जवार, अलसी, सरसों, तंबाकू, मूंगफली आदि की भी खेती की जाती है। ठीक है, जो काली मिट्टी है ये सामान्यतः भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो काली मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश के हाड़ौती क्षेत्र में, मालवा में, ढक्कन का लावा पठारी क्षेत्र में हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? काली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो काली मिट्टी का जो विस्तार है वो आप देख लेना, इन इन राज्यों में है। काली मिट्टी को हम स्थानीय मिट्टी भी कहते हैं या फिर क्षेत्रीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, और इसकी संरचना सामान्यतः चीकामय होती है। कैसी होती है? चीकामय होती है। तो यहां तक का आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो वो एक बार मेरे साथ जरूर डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो काली मिट्टी तक का हमारा हो गया। और यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है और अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।